गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की एकदम कंसंट्रेटेड होगी। फिलहाल हम लोग इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने उत्तर वैदिक युग की चर्चा की पिछले क्लास में, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सब से मैं कहूँगा कि शॉर्टकट ना करें, एक बार विस्तार से पढ़ें, समझें, जानें, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है कि अगर एक बार आपने समझ डेवलप कर ली तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन नहीं होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी आपका ये एक क्या कहते हैं कि महत्वपूर्ण खंड हो जाता है, राइट। तो कई बार हमने इस बात को कहा है कि इतिहास, भूगोल, पारिस्थितिकी और करंट अफेयर्स, इस पे अगर हम लोग जम के मेहनत करें तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हो सकता है। यहाँ पे हम लोग कम से कम शॉर्ट तो कतई नहीं करें, राइट। तो फिलहाल सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज की चर्चा हम लोग करेंगे महाजनपद काल की बात करेंगे। तो पहली बात तो हमको कुछ कैसे विकास हुआ या महाजनपद काल क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले देखते हैं, वास्तव में अगर आप देखेंगे तो इसमें लोहे की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, राइट। हम थोड़ा सा एक फिगर के द्वारा इसे ऋग्वेद से महाजनपद तक आने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे जब आपने ऋग्वेद देखा, ऋग्वैदिक पीरियड में, याद करिए, हमने आपको बताया था कि कई जो ऋग्वेद थे वो जन में बने हुए थे। याद आ रहा है? ये जो थे वो क्या थे? जन थे। और हमने आपको बताया कि जन को आप क्या समझिए कि कुल परंपरा के आधार पर जनजातीय समाज समझिए, ट्राइबल जनजातीय समाज बनाइए। ये जो समाज था वो क्या था? न्यूमिडिक था, घुमक्कड़ू था, अस्थायी जीवन था, राइट। हमने आपको ये भी बताया था कि ये विजिगीषु राजा के का आदर्श प्रचलित था ऋग्वैदिक युग में। देखिएगा, जो लोग नए जुड़े हों, तो एक जन अगर दूसरे जन को आक्रमण करके जीतेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जब हम लोग उत्तर वैदिक युग में आते हैं तो हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक युग में जनों का जो आकार है वो क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर आप देखेंगे तो संख्या कम हो गई। याद आ रहा है? लेटर वैदिक युग में, उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ? जनों के संख्या में कमी होगी, संख्या में कमी होगी और क्षेत्रफल में विस्तार होगा। स्वाभाविक सी बात है। अब आपको बताएं, यहाँ पर लोहे की भी खोज हुई। हमने उत्तर वैदिक युग में पूरा बताया कि कैसे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। हम इस फिगर में राजनीतिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लोहे की खोज होगी, सैनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, और जब सैनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी तो निश्चित रूप से आप जानते रहिए कि विजिगीष राजा का आदर्श अब भी है, प्रचलित है। तो अब क्या होगा? ये जो प्रक्रिया थी मिलाने की, वो प्रक्रिया अभी भी क्या रही? जारी रहेगी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब आप देखेंगे तो इसे महाजनपद कहा गया। महाजनपद। ये जन हुआ, ये जन थे, बड़े जन हुए। अब बड़े जन से और क्या कहा जाए? तो ये हो गए महाजनपद हो गए।
महाजनपद हो गए। और आपको बताऊं ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 BC के प्रक्रिया में हुआ। और ये चूंकि संख्या में 16 थे, इसलिए आप लोग देखते होंगे 16 महाजनपद या महाजनपद युग के नाम से इसे आप देखेंगे, राइट। हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन एक ही प्रक्रिया है। यहाँ पे प्रक्रिया क्या हो गई, इसमें लोहे की भूमिका आपको दिखाई दे जाएगी। और ये प्रक्रिया आप जानते रहिएगा। आप देखेंगे कि इन्हीं 16 महाजनपद में एक जो महाजनपद है मगध, वो क्या होगा, साम्राज्य के स्तर पर पहुंचेगा। और ये प्रक्रिया अभी कम नहीं होगी, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि मगध महाजनपद को आधार बना करके एक साम्राज्य का निर्माण नहीं हो जाएगा। आप जानते हैं किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया आपको दिख रही है ना, वो पूरी प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण से, फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन टू सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण से केंद्रीयकरण की ओर, केंद्रीयकरण की ओर, फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन टू सेंट्रलाइजेशन। यानी इस चीज को पढ़ने की और जानने की जरूरत है कि किस तरह से सेंट्रलाइजेशन होता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो सेंट्रलाइजिंग और डिसेंट्रलाइजिंग फोर्सेस में आपको काफ़ी संघर्ष दिखाई देगा, राइट। तो निश्चित रूप से ये जन से लेकर के महाजनपद बनने की कहानी है। और आगे आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य का भी निर्माण होगा। और इस सब में लोहे की जो भूमिका थी वो क्या थी, केंद्रीकृत थी या केंद्रीय भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में जो महाजनपद का काल है उसे आप देखेंगे, इसे द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहा गया, फेज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण का काल कहा गया। इसी को सब लोग गार्डन चाइल्ड के शब्दों में कहेंगे तो नगरीय क्रांति, सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन हुआ। और स्पेशली इसका जो क्षेत्र था वो क्या था, गंगा घाटी क्षेत्र था। आपने देखा कि उत्तर वैदिक युग में ही सभ्यता का केंद्र जो है वो क्या हो गया था, गंगा घाटी क्षेत्र हो गया था। तो द्वितीय नगरीकरण का जो केंद्र होगा वो भी गंगा घाटी क्षेत्र, वही क्षेत्र हुआ। तो प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे हुई, उसको आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है वो गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ, वो आप पढ़ेंगे अभी। तो निश्चित रूप से एक दृष्टि कंपैरिजन की होनी चाहिए कि प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण में क्या अंतर रहा। श्योर, ओके। तो फिलहाल इस क्रांति को द्वितीय नगरीकरण या नगरीय क्रांति भी कहा गया। आपको बताएं, इसी चरण में हम लोग इस चरण को बौद्धिक क्रांति भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, बौद्धिक क्रांति, या बहुत सारे लोग इसको धार्मिक क्रांति कहते हैं क्योंकि वो धर्म से जुड़ा भी हुआ था। तो इंटेलेक्चुअल क्रांति या धार्मिक क्रांति, इसी को बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी, बौद्ध एवं जैनों का युग भी कहते हैं। क्योंकि उत्तर वैदिक युग में हमने आपको डिस्कस किया था कि किस तरह से समाज की आवश्यकता थी एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का डेवलपमेंट, और जो धार्मिक रीतियां डेवलप हो रही थीं वो कहीं न कहीं आर्थिक विकास के अगेंस्ट थीं। इसलिए यज्ञों का विरोध होने लगा था। स्वयं उपनिषदों में ही वो विरोध दिखाई देता है और आगे चल कर के बौद्ध एवं जैन धर्मों ने उसका विरोध किया। आपको बताऊं, इस समय लगभग 362 संप्रदायों की सूचना मिलती है। हम लोग जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा करेंगे तो बताएंगे। और इन्हीं 362 धर्म में संप्रदायों में से बौद्ध एवं जो जैन हैं ये अग्रणी हुए। और ये 362 जितने भी संप्रदाय थे वो सब हिंसा का विरोध करते थे। यानी हिंसा के विरोध के प्रश्न पर कहीं न कहीं
सब एकमत थे। क्लियर है? इसलिए हम लोग इस चरण को बौद्धिक क्रांति या धार्मिक क्रांति भी कहते हैं। एक बात और भी बताएं, जब आप वैश्विक स्तर पर कल्चर को देखोगे ना, तो वैश्विक स्तर पर कल्चर में ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ये आपको अन्य जगह भी क्रांति दिखाई देगा। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस धर्म का उदय हुआ, जापान में शिंटो का हुआ। तो कहने का मतलब ये है, और इन सारे परिवर्तनों को हमको इन तकनीकी और आर्थिक परिवर्तनों से जोड़ के देखा जाना चाहिए। यही वैज्ञानिकता है और यही एनालिटिकल अप्रोच आपको चाहिए। तथ्य तो आप फिर भी जान जाते हो। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सर ने किस अप्रोच से पढ़ाना चाहा था और हमारा मूवमेंट क्या था या हम क्या चाह रहे हैं। आपको ये एनालिटिकल अप्रोच आप लोग डेवलप करिए। फिलहाल जब हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं तो वास्तव में हमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, और निश्चित रूप से 2 महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें। एक है आपका अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ हैं भगवती सूत्र। इनमें आपको 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, राइट। हालांकि इन दोनों स्रोतों में थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखाई देगा। क्लियर है? लेकिन दोनों में 16 महाजनपद हैं, कुछ सेम भी हैं। हम अंगुत्तर निकाय की सूची को प्रामाणिक मानते हैं। कई बार यह सवाल पूछा हुआ है। पहले तो इन दोनों में मिलता है, लेकिन अंगुत्तर और भगवती सूत्र में एक को अगर पूछा जाए तो अंगुत्तर निकाय प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि यह समकालीन साक्ष्य है, लगभग उसी समय लिखा गया समकालीन साक्ष्य है। श्योर? कंफर्म हो गई बात, राइट। आइए देखते हैं कि कौन कौन से 16 महाजनपद आपको उस समय दिखाई देते हैं। नंबर 1, एकदम ऐसे ही याद रखे रहिए, मैप में भी दिखाइएगा। हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दी जब हम ये सीरीज ख़त्म करेंगे तब आपको एक सीरीज चलाएंगे, हिस्ट्री थ्रू मैप, काशी कौशल अंग मगध। एकदम क्लियर कट सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। काशी कौशल अंग मगध, वज्र मल्ल चेदि वत्स कुरु 5 6 7 8 9 कुरु पांचाल मत्स्य शूरसेन अश्मक अवंती गांधार कंबोज। ये हो गए 16। एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी आपको अप्रोच भी बताता हूँ। ये 16 महाजनपद हैं, अंगुत्तर निकाय के हिसाब से हैं, राइट। और जब हम इन 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो आपको बताऊं, जो वज्र और मल्ल कहाँ गए? वज्र और मल्ल दिख गए आपको? वज्र और मल्ल गणतंत्रात्मक थे।
हम लोग चर्चा करेंगे कि गणतंत्रात्मक प्रणाली कैसी थी। गणतंत्रात्मक थे, वज्र और मल्ल गणतंत्रात्मक थे, शेष अन्य जो थे वो क्या थे, राजतंत्रात्मक थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपद युग में भी सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति क्या थी, राजतंत्रात्मक थी, मोनार्की थी, राइट। और हमेशा कंपैरेटिव ध्यान में रखिएगा, गण और परिषद की चर्चा तो ऋग्वेद से भी मिलती है, लेकिन महाजनपद काल में तक आते आते हम देखते हैं कि केवल दो ऐसे राज्य हैं, वज्र और मल्ल, और जब इनका लोकेशन देखेंगे ना, ये दोनों हिमालय की तराई में स्थित हैं, है ना। तो ये वज्र और मल्ल गणतंत्रात्मक हैं, शेष अन्य जितने भी हैं वो क्या हैं, राजतंत्रात्मक हैं। श्योर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट बैठ गया आपके दिमाग में। अब हमें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या अप्रोच डेवलप करना चाहिए, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए, देखिए जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान में रखिएगा, इससे बाहर शायद ही कोई सवाल आपसे पूछे। सबसे पहली बात तो इन महाजनपदों की अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन, आधुनिक अवस्थिति पूछा जा सकता है कभी भी। दूसरा, राजधानी, कैपिटल। समराइज करने में आसान हो जाएगा। अब आप देखो, आपके इतिहास पढ़ने का जो नजरिया ही है ना, वही थोड़ा सा उसको चेंज करने की जरूरत है। आप मुख्यतः पॉलिटिकल पे फोकस करते हो। यूपीएससी का सवाल अगर आप उठा करके देखोगे तो शायद ही एंशिएंट और मेडिवल से आपको पॉलिटिकल पूछे, कल्चरल ज्यादा पूछता है। यूपी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एक बार पॉलिटिकल एंशिएंट का भी पूछ लेते हैं, लेकिन यूपीएससी तो केवल कल्चर की बात करता है ना। आपको मैं बताऊं, कई बार आपको लग सकता है कि सर इतनी डिटेल चर्चा हम क्यों पढ़ें, तो मेरा पहला सही जवाब ये है कि बेटा यूपीएससी होने जा रहे हो, आईएएस होने जा रहे हो, आप स्ट्रेटजिक होइए। जब आप किसी टॉपिक को विस्तार से जानेंगे तो लास्ट आवर में आप कॉन्साइज कर सकते हैं कि जो जो फोकस होगा उससे आप करेंगे। और जब आप बहुत थोड़ा सा ही कॉन्साइज वे में पढ़ेंगे और पेपर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वो कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहले प्रथम दृष्टया एग्जाम सेंट्रिक ना होकर के विषय सेंट्रिक होइए, विषय को समझने पर ध्यान दीजिए, और कम से कम 3 से 4 पोर्शन ऐसा होना चाहिए जीएस का जिसपे आपके 80% तक के सवाल सही हों। आप देखिए कंपटीशन आसान हो जाएगा। अदरवाइज शॉर्टकट पढ़ते पढ़ते इतना लॉन्ग कट हो जाएगा कि आप फिर समझ नहीं पाएंगे। तो राइट, क्लियर है। तो पॉलिटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फोकस कहाँ करने की जरूरत है, जहां से एग्जामिनेशन आएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उस महाजनपद से संबंधित कोई कल्चरल पॉइंट तो नहीं है। साहित्य अब आपके एकदम सॉफ्टवेयर में है, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रिलीजन से रिलेटेड भी अगर कहीं कोई मामला है तो पूछ। सांस्कृतिक के अतिरिक्त आप देखें आर्थिक इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक, और सबसे लास्ट में हम रख रहे हैं पॉलिटिकल। पलट गया ना पढ़ने का नजरिया, राजनीतिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और आपको बता दूं, जब यूपीएससी में पूछा जाएगा तो स्पेशली कल्चर और सांस्कृतिक और आर्थिक ज़्यादा पूछा जाता है एंशिएंट और मेडिवल से, राइट। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आप, हमने बोला था ना कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, ईपीसीएस, इनका जब आप इंटर रिलेशन समझोगे तब जाकर के इतिहास के बीच की समझ डेवलप होगी और चीज़ें आसान होंगी। क्लियर है। तो इसी अप्रोच से हम लोग चलेंगे। आइए एक की हम शुरुआत कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट अगले हम लोग क्लास में देखेंगे। जैसे काशी, काशी
अगर आप देखेंगे काशी की लोकेशन तो वरुणा और असी नदी के संगम पर है, नदी के संगम पर स्थित है ये। राजधानी इसकी जो थी, नेक्स्ट जो हमने आप पार्ट बताया, वो राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। आपको एक मैप के थ्रू, मैप पे भी एक 16 महाजनपद रखना चाहिए, एग्जैक्ट जैसे कंडीशन बने। ये हो गया लगभग वाराणसी, 1 नंबर आपका काशी। राइट। और काशी का जो पड़ोसी था वो था कौशल, 2 नंबर हमने लिखा कौशल। और आप देखेंगे कि काशी और कौशल में बहुत ही प्रतिद्वंदिता रहती थी, और काशी के एक शासक का नाम मिलता है ब्रह्मदत्त। हालांकि बुद्ध के समकालीन नाम हमने आपको बता दिया। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन कहाँ का राजा था, इसलिए प्रमुख शासकों को जानने की जरूरत है कि ब्रह्मदत्त जो है, ब्रह्मदत्त के समय पे ने कौशल पर आक्रमण कर दिया था, कौशल पर विजय प्राप्त की थी। राइट। लेकिन कंस के समय में काशी को कौशल राज्य में मिला दिया गया, कौशल राज्य में मिलाया गया। राइट। यानी अंततः काशी का विलय किसमें हुआ? कौशल में, कौशल ने कर लिया। राइट। लेकिन हमने आपको बताया था कि काशी, जब आप महाजनपद को पढ़ेंगे तो उसके इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपको बताऊं, काशी वाराणसी की स्थिति अगर आप उठा करके देखेंगे तो निश्चित रूप से पुरातात्विक प्रमाणों से अगर देखें तो ये जीवंत नगर, महाजनपद काल का पुरातात्विक प्रमाणों से सबसे जीवंत नगर मिलता है। कौशाम्बी के बाद दूसरा सबसे कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, दूसरा सबसे जीवंत नगर कहा जाता है। राइट। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देखें, ये जो स्थल था वो स्पेशली सूती वस्त्र और घोड़े के व्यापार के लिए, ये लाइन सीधे कभी भी पूछा जा सकता है, घोड़े के व्यापार के लिए जानी जाती थी, सूती वस्त्र और घोड़े के व्यापार के लिए। और यहाँ का जो सूती वस्त्र था, स्पेशली नाम ही था कौशेय। कौशेय, कभी पूछा जाए कौशेय क्या है तो काशी का सूती वस्त्र, और वास्तव में इसी कौशेय को धारण करते थे बौद्ध भिक्षु। क्लियर है? राइट। तो सूती वस्त्र और घोड़े के व्यापार के लिए भी ये फेमस था। आगे चल करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात तो नहीं कर रहा हूं, आगे चल करके यह कुछ अन्य चीजों के लिए भी फेमस हुआ। जैसे एक तो इसे कहा गया एथेंस, भारत का एथेंस कहा गया। बहुत सारे लोगों ने रोम भी कहा, अलग अलग कारणों से। एथेंस इसलिए कहा गया क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र था। रोम इसलिए कहा गया क्योंकि इस पे हमेशा पड़ोसी जो है वो आक्रमण की नजर से देखते रहते थे। श्योर। इसके अतिरिक्त आप जानते हो कि यहीं पर, और ऊपर कर देता हूं, काशी में ही अगर आप देखें तो यहीं पे
एक जैन धर्म के अश्वसेन का नाम सुना होगा। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन यहीं के राजा थे। राइट, कल्चरल पॉइंट है। इसके अतिरिक्त आप देखें सारनाथ, अशोक के समय में धर्म चक्र प्रवर्तन है। धर्म चक्र प्रवर्तन है, इसके लिए जाना गया है ना। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि आगे चल कर के जो वाराणसी है वो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानी गई। आप जानते हैं बनारसी साड़ियाँ भी बहुत फेमस हैं, लेकिन जो वाराणसी साड़ियाँ हैं वो आपको एंशिएंट युग की नहीं हैं। कब की हैं? वो मध्यकाल की हैं, मुगल काल की हैं। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन वाराणसी की सांस्कृतिक पहचान नहीं है, तो कम से कम वाराणसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उसे वाराणसी की साड़ियाँ तो कतई नहीं मानिएगा। राइट, क्लियर है। तो हमने आपको एक मॉडल बताया कि आपको महाजनपद में काशी या किसी भी महाजनपद के संदर्भ में कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो ये नज़रिया आपका होना चाहिए, ये व्यू होना चाहिए। राइट, तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं और कल की क्लास में हम शेष महाजनपदों की भी चर्चा करेंगे और विशेषकर ये देखेंगे कि आखिर में वो कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से मगध महाजनपद जो है वो अंततः क्या हुआ, वो इन सारे महाजनपदों से सुपरसीड करके कैसे साम्राज्य के स्तर पर पहुंचा। और याद रखिएगा, यहाँ जो आप प्रक्रिया पढ़ रहे हैं वही प्रक्रिया इसके साथ कुछ अन्य चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का भी ये पार्ट होगा। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। और साथ ही साथ जो हमने T20 सीरीज लाया है आपको क्विक रिवीजन के लिए, जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो उस सीरीज को भी क्या करते रहें, साथ ही साथ देखते रहें। राइट, ओके, थैंक यू।